हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में किया था, केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर। आज उसी में हम थोड़ा इंफॉर्मेशन और गेन करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब पहले हम देखें सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो सेंट्रल डोग्मा मीन्स मेन statement, main principle around which whole of the molecular biology revolves. That is, without which molecular biology doesn't exist, can't exist. मतलब ऐसा मेन प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर बियोलॉजी का जिसके आगे पीछे मॉलिक्यूलर बियोलॉजी रिवॉल्व करती है, कि मॉलिक्यूलर बियोलॉजी पूरी की पूरी उस मेन प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, उस पे डिपेंड करती है। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। क्रिक के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। तो देखिए, ये जो फ्रांसिस क्रिक हैं, उन्होंने 1958 में ये डिस्कवर किया कि जो डीएनए है उस पे नो डाउट इस पे सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसके वजह से हेरिडिटी एंड वेरिएशंस होती हैं। हमने किया था जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमने बात की थी कि जो डीएनए है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक केमिकल है एक सेल का। तो देखो, ये जो डीएनए नो डाउट जेनेटिक सिस्टम है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन डीएनए खुद हर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा सकता। जैसे हमने किया था कि डीएनए वेरियस करेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर वेरियस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं। तो उन न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनमें बेस पेयर्स हैं, तो वेरियस सीक्वेंस जो है वो डीएनए पे प्रेजेंट है। तो डीएनए पे मतलब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसने जीन्स, जिसने ये जो हमारा इनहेरिटेंस है, वेरिएशन है, उसको कंट्रोल करना है। लेकिन डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, जनरली डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये डीएनए अब उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे एक करेक्टर एक्सप्रेस होगा वहां पे नहीं जा सकता। जैसे समझ लीजिए कि डीएनए पे एक जो करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पे जीन्स हैं वो कौन सी हैं, हाइट ऑफ द या कलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म हम देख लें। तो कलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब कलर ब्लैक है या फेयर है। अगर कलर ब्लैक है मतलब बहुत ज्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो डीएनए हर एक जगह जाके, स्किन के हर एक सेल में जाके तो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, या करेक्टर को कंट्रोल नहीं करेगा, वो तो एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है। तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन जो इसके ऊपर प्रेजेंट है वही इंफॉर्मेशन से वो आरएनए बनाता है। तो इस प्रोसेस को जहां पे डीएनए आरएनए बना रहा है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और फिर आरएनए वो मैसेज लेके, डीएनए से मैसेज लेके प्रोटीन्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। कि जो डीएनए है ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है, डीएनए आरएनए से नहीं बनेगा। हमने कहा यूनिडायरेक्शनल फ्लो है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। यही सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इस प्रोसेस को, इस डोग्मा को मैं और इजी बनाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। तो देखिए क्या है कि सपोज ये प्रिंसिपल है, एक स्कूल के प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल के पास सारी इंफॉर्मेशन है, स्कूल को कैसे रन करना है, स्कूल में कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्कूल में स्टूडेंट्स के हर क्लास के स्टूडेंट का क्या क्या सिलेबस है, वो सारी इंफॉर्मेशन इनको है। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो हर एक क्लास तक जाके, हर एक स्टैंडर्ड की उसमें जाके स्टूडेंट्स को जाके वो नहीं दे सकते, अपने इंस्ट्रक्शंस पर्सनली पास ऑन नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसीलिए क्या किया, वो अपने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं टू द टीचर्स। तो आरएनए को आप इमेजिन कर लीजिए वो क्या है, टीचर्स हैं। तो प्रिंसिपल ने टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी, टीचर्स वही करेंगे जो प्रिंसिपल उनको कहेंगे।
ठीक है। तो फिर वो टीचर्स जाके स्टूडेंट्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पे होती है। डीएनए हर जगह नहीं जा सकता, वो एक पर्टिकुलर प्लेस में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए पे इंफॉर्मेशन तो इसी पे प्रेजेंट है, तो डीएनए फिर आरएनए बनाएगा, आरएनए पे इसकी ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, और आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन वाल्टीमोर और टेमिन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि नहीं, ये जो फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया बिल्कुल इसका रिवर्स होता है इन रेट्रोवायरसेस। मतलब ऐसा जैसे उन्होंने कहा ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो ऐसा कुछ उसमें रेट्रोवायरसेस में प्रेजेंट नहीं है। रेट्रोवायरसेस मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि वो वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें आरएनए से पहले डीएनए बनता है, तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। तो आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन्स। फिर ये नॉर्मल जो स्कीम है वो फॉलो हो जाएगी, लेकिन पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, आरएनए से डीएनए बनेगा। तो इस प्रोसेस को जो एक एक्सेप्शन मानी जाती है सेंट्रल डोग्मा के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा रिवर्स या टेमिनिज्म। क्योंकि टेमिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको हम टेमिनिज्म भी कहते हैं, उनके नाम के वजह से हम इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं या सेंट्रल डोग्मा रिवर्स कहते हैं। तो हम इसको ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, टू बी मोर एक्यूरेट वी कैन स्टेट इट एज द फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स टू प्रोटीन्स। मतलब देखो डीएनए से आरएनए बन रहा है एक्सेप्ट इन रेट्रोवायरसेस, जहां पे आरएनए से डीएनए बनेगा। तो मतलब है तो दोनों न्यूक्लिक एसिड्स ही है ना, तो कंट्रोवर्सी तो सिर्फ यहाँ पे आ रही है। तो मतलब न्यूक्लिक एसिड्स से प्रोटीन्स में इंफॉर्मेशन जा रही है, यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं आती। तो हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रॉपरली कैसे स्टेट कर सकते हैं एक्यूरेटली, इट कैन बी स्टेटेड एज फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स टू प्रोटीन। तो इट वाज ऑल अबाउट सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बच्चे लास्ट टाइम हमने जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर किया था, फिजिकल स्ट्रक्चर किया था, तो उसमें आपने देखा था कि जो डीएनए है बहुत सारे बेस पेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा था मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स कैन बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ करेक्टर्स दे आर कंट्रोलिंग। तो जो डीएनए है, डीएनए काफी लार्ज साइज जो हो सकता है। मैमल्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे करेक्टर्स उनको कंट्रोल करने पड़ते हैं, तो डीएनए का साइज काफी ज्यादा मीटर्स में भी जा सकता है। तो इतना बड़े लार्ज साइज्ड डीएनए छोटे छोटे से सेल्स या उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ सकता है, तो इसके लिए क्या होता है, जो डीएनए है वो पैक हो जाता है, विच इज नोन एज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैक हो जाता है स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो वही हमने पढ़ना है, किस तरह से पैक होता है वही हमने पढ़ना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। तो देखो बच्चे क्या है, प्रोकैरियोट्स में जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है, हमने किया था डीएनए पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट का, वो डीएनए को एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है, इट इज केप्ट इन प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस नोन एज न्यूक्लियोइड। तो है तो वो क्या है, उसके अंदर ही है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब हम यूकैरियोट्स का केस देखें। यूकैरियोट्स में क्या है, जो ये जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो उनमें क्या होता है, उनमें जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन करके
एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो किस तरह से बनाता है वो देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं हिस्टोन्स क्या हैं। हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है और ये बेसिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज है और लो मॉलिक्यूलर वेट है, इनका ये पजेस करते हैं। अब देखिए क्या है, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये 5 टाइप के होते हैं। H2A, H2B, H3, H4 और H1। इनमें से ये जो फर्स्ट 4 प्रोटीन्स हमने लिखे हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये चारों प्रोटीन्स 2 कॉपीज ईच में प्रेजेंट है टू फॉर्म द ऑक्टोमर और न्यू बॉडी। ऑक्टोमर मीन्स ग्रुप ऑफ 8। तो ग्रुप ऑफ 8 क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स H2A के होंगे, 2 मॉलिक्यूल H2B के होंगे, 2 H3, H4 के, तो टोटल हो गए 8। तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनाते हैं ऑक्टोमर, या इसी ऑक्टोमर को हम कहते हैं न्यू बॉडी। सपोज दिस इज द ऑक्टोमर। ये सफेरिकल सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये ऑक्टोमर है। तो इसके आगे पीछे ये जैसे हमने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डीएनए है। तो ये क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ इनके बीच में इन 2 चार्जेस की वजह से ये दोनों जो डीएनए और ये प्रोटीन्स हैं ये एक साथ रहते हैं। तो कैसा होता है? अबाउट 1 होल एंड 3/4 टर्न्स डीएनए का इस ऑक्टोमर के आसपास होता है, मतलब 1.25 टर्न्स ये डीएनए इस ऑक्टोमर के आगे पीछे बनाता है। ठीक है, और ये जो 2 टर्न्स का ये जो डीएनए है ये आपस में कनेक्टेड रहता है। ये जो सामने यहाँ पे ये जो आपको वर्टिकल सी लाइन नजर आ रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल है, ये 2 टर्न्स ये जो डीएनए के हैं इनको आपस में कनेक्टेड रखता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्टोमर से डीएनए, ऑक्टोमर और डीएनए की रैपिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बना उसको हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोसोम का अगर हम डायमेंशंस देखेंगे तो ये कितनी डायमेंशंस आती हैं इसकी? 110/60 एंगस्ट्रॉम। अब यही जो न्यूक्लियोसोम है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर, ये जो न्यूक्लियोसोम अगर हम देखेंगे, सिर्फ एक न्यूक्लियोसोम नहीं होता डीएनए। ठीक है, तो इसमें ये जो रिपीटिंग यूनिट्स फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम जो है, ये क्रोमेटिन का रिपीटिंग यूनिट फॉर्म करता है। मतलब एक न्यूक्लियोसोम, फिर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोसोम प्लस दिस कनेक्टिंग डीएनए विच इज गिवन द नेम लिंकर डीएनए, तो ये जो न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए दे फॉर्म क्रोमेटोसोम। मतलब इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं क्रोमेटोसोम की। ठीक है, तो एक डीएनए में क्रोमेटिन में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होंगे। तो ये देखिए आप, ये जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है ये कैसा दिख रहा है आपको? ये दिखेगा स्ट्रिंग बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, बहुत सारे बीड्स हैं, मोतियों की माला जैसे आपको नजर आएगा। अब यही जो मोतियों की माला जिसको हम क्रोमेटिन कह रहे हैं, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक फेज आती है मेटाफेज स्टेज। तो उस मेटाफेज स्टेज में ये जो क्रोमेटिन है इसकी कंडेंसेशन, मतलब कॉइलिंग, सुप्रा कॉइलिंग होती है और एक स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम का। ठीक है, अब इसमें क्रोमोसोम, ये जो कॉइलिंग और सुप्रा कॉइलिंग में कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अब वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे हिस्टोन्स थे ना, तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की हेल्प से ये क्रोमोसोम्स बनेंगे ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। अच्छा देखिए बच्चे, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये जो क्रोमेटिन है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कहीं पे तो बहुत डेंसली पैक्ड होगा ड्यूरिंग कंडेंसेशन। जब ये क्रोमोसोम बनाता है ना, तो कहीं पे बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है और कहीं पे बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है। तो जहां पे ये लूजली पैक्ड है
उस पोर्शन को हम यूक्रोमेटिन कहेंगे। यहाँ पर डेंसली पैक्ड है उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे। जहां पे ये जो यूक्रोमेटिन है ये बहुत ज्यादा एक्टिव पोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमेटिन के। मोर ओवर जब हम इसको स्टेन करेंगे तो ये लाइटली स्टेन होते हैं, स्टेन बहुत कम लेते हैं क्योंकि ये लूजली पैक्ड पोर्शन है क्रोमेटिन का। वहीं दूसरी साइड यहाँ पे अगर हम देखें हेट्रोक्रोमेटिन, यहाँ पे डेंसली पैक्ड है तो ऑब्वियसली डार्क स्टेन लेंगे ये ड्यूरिंग स्टेनिंग, और ये दे रिप्रेजेंट द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द इनएक्टिव पोर्शंस ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। ओके बच्चे, तो इट वाज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। थैंक यू।